Hello everyone, welcome to all of you on Unacademy's Let's Crack UPSC CSC हिंदी। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे WTO की, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है और ब्रिटेन ने भारत में अपने कदम एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, जिसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो, के आधार पर ही रखे थे। तो देखिए, एक बहुत बड़े साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बाद में एक देश को किसी अन्य देश के साथ में व्यापार करने में डर लगता था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध से भी हम जूझ चुके थे। तो धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार हो रहा है वह विभेदकारी ना हो, पारदर्शी हो, किसी के साथ कोई भी अन्याय ना किया जाए और नव उपनिवेशवाद को भी नहीं बढ़ाया जाए, यानी कि एक संतुलनकारी व्यापार चक्र चलता रहे। इसीलिए 1947 में एक संस्था की स्थापना हुई। कब हुई? 1947 में, जिसे हम कहते हैं GATT, गाट या गेट भी इसे कहा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि वस्तुओं के आयात निर्यात या व्यापार से संबंधित एक एग्रीमेंट, एक व्यापक वैश्विक समझौता किया गया, जिसे 1947 में किया गया था। हर साल इसकी एक बैठक हुआ करती थी, सालाना एक बार इसकी बैठक होती ही है। तो ऐसे कई बार इसकी बैठकें हुई और कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार सुगम और आसान बनाया जा सके। तो यहीं पर इस GATT की ही 8वें राउंड की बैठक हो रही थी। 8th राउंड की बैठक यहां पर हो रही थी और ये बैठक हो रही थी दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का एक देश है, शायद आपको नाम पता होगा, जिसका नाम है उरुग्वे, है ना। उरुग्वे की बैठक हो रही थी। तो उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में यह एक बैठक संपन्न हो रही थी। यहां पर विश्व को मिली एक ऐतिहासिक संधि, जिस संधि का नाम है मराकेश ट्रीटी। मराकेश संधि UPSC मुख्य परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं मराकेश संधि पर। तो मराकेश संधि होती है और उस मराकेश संधि के तहत, क्योंकि ये जो बैठक हो रही थी 8वें राउंड की, ये हो रही थी 1995 में। तो मराकेश संधि बनी 1995 के 8वें राउंड ऑफ GATT, जो कि उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में हुआ। वहां पर मराकेश संधि के तहत एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। यानी कि पूरे विश्व में अगर कोई भी एक देश किसी अन्य देश के साथ कोई भी व्यापार करता है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को, मुख्य बिंदुओं को हमारा WTO देखेगा। तो ध्यान रखिएगा, WTO विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है और यह एक इंटर गवर्नमेंटल, एक अंतर सरकारी संगठन है ये, जो कि सभी वैश्विक व्यापार बाधाओं को दूर कर कर देशों को निकट लाने का कार्य करेगा। इसकी स्थापना होती है 1995 में मराकेश संधि के तहत। इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अभी टोटल 164 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो इसका सदस्य बना है वह है अफगानिस्तान। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका सदस्य देश बन जाता है और अफगानिस्तान के सदस्य बनते ही 164 सदस्य इसके हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, GATT के 8वें राउंड में यह बनकर आया WTO, इसीलिए इसे GATT का बहुआयामी व्यापार समझौता भी कहा जाता है। तो कई चीजें हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों बना WTO? क्या उद्देश्य थे
क्या काम थे जिस कारणवश डब्ल्यूटीओ को बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु कोई भी नियमों को निर्धारित करना हो या नियमों को लागू करना हो, कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे नियम लगेंगे, क्या व्यापार के संबंध होंगे, वो सब डब्ल्यूटीओ बताता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारे नियम, कायदे, कानून हमारे किसके द्वारा किया जाता है? हमारे डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। और इसी तरीके से व्यापार उदारीकरण का विस्तार। क्या होता है व्यापार उदारीकरण, पहले वो समझिए। देखिए, व्यापार करते वक्त दो चीजें सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न करती हैं। एक होता है प्रशुल्क, जिसे आप टैरिफ के नाम से जानते हो, जो कि किसी भी देश से आने वाले आयात को कम करने के लिए प्रशुल्क को बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा होता है कोटा, अभ्यंश, कि कितना परसेंटेज व्यापार होगा। तो ये दोनों ही चीजें अगर व्यापार को बढ़ाने के लिए कर दी जाएं, यानी कि प्रशुल्क और अभ्यंश दोनों को ही कम किया जाए, तो उसे बोलते हैं व्यापार उदारीकरण, जिससे वैश्वीकरण बढ़ता है और एक देश से दूसरे देश में व्यापार आसानी से हो पाता है। तो कोई भी व्यापार उदारीकरण की बातचीत हो या निगरानी के काम हो, वह सभी डब्ल्यूटीओ उपलब्ध करवाता है। अगर कोई व्यापार संबंधित विवाद भी होते हैं तो हमारे डब्ल्यूटीओ में एक बॉडी है जिसे बोलते हैं डीएसबी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी कि विवाद निपटान निकाय। तो यह डीएसबी विवाद निपटान निकाय सभी प्रकार के विवादों को हल करती हुई भी नजर आती है। इसी तरीके से कोई भी निर्णय अगर डब्ल्यूटीओ में लिया जाता है तो वह पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, यह भी डब्ल्यूटीओ देखता है। साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग भी यह करता है। जैसे कि कई आर्थिक संस्थान हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD है, हमारा IMF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, और भी कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो कि वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में मदद करते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS बासेल स्विट्जरलैंड में है। तो उन सभी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना और वैश्विक आर्थिक क्रियाओं का बेहतर प्रबंधन करना, ये भी डब्ल्यूटीओ का काम है। और ध्यान रखिएगा, विकासशील देशों को इस प्रकार की प्रणाली से काफी लाभ होता है, क्योंकि विकासशील देशों को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका यहां पर मिलता है। तो इट शुड बी रिमेंबर, तो विकासशील देशों को भी वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरीके से लाभान्वित होने में यहां पर सहयोग प्राप्त होता है। तो इट शुड बी रिमेंबर, तो ये चीजें भी यहां पर होती हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। गाइस, अब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में, बट आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए कि अनअकैडमी पर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है शाम को 6:30 बजे, जिसमें इकोनॉमी के अलावा अदर पूरे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। और 10 नवंबर से ये जो नया बैच है, इट इज ए न्यू बैच from 10th November, which is ultimate batch. It is an ultimate batch for UPSC 2023 and 24. तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो SS लाइव रेफरल कोड के साथ में। SS लाइव रेफरल कोड कैपिटल लेटर्स में ही यूज करना, वह भी बिना किसी स्पेस की। तो 10 नवंबर से शाम को 6:30 बजे से इसकी कक्षाएं स्टार्ट है। तो इन सभी का बेनिफिट आप SS लाइव रेफरल कोड के साथ ले सकते हो। ऑप्शनल की क्लासेस भी अवेलेबल हैं जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। एंड यू कैन कम्पीट विथ योर कॉम्पिटिटर। और 13 नवंबर को होने वाले अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपना रैंक विथ स्कॉलरशिप सिक्योर करें। इस क्लास की PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है संतोष शर्मा UPSC अनअकैडमी।
तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें @Unacademy SK शर्मा के नाम से, और फिर यहाँ पर आप सारी PDFs और फर्दर अपडेट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि WTO की आखिरकार संरचना क्या है। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ WTO। तो देखो, पहली चीज तो जितने भी सदस्य देश हैं यानी 164 देशों की एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है जो कि सबसे ऊपर है। तो ध्यान रखना, WTO का जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है जो कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है उसे बोलते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन या मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस, जो कि एक उच्च बॉडी है हमारे WTO की। फिर इसके बाद में आती है सामान्य परिषद, जो कि सभी प्रकार के मंत्री स्तरीय निर्णयों के सामान्य कार्य करने में मदद करती है। और सबसे नीचे है हमारा सचिवालय, जो कि सारा ऑफिशियल वर्क करता है WTO का। तो इस तरीके से 3 बॉडियां, मंत्री स्तरीय परिषद या मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद और सचिवालय, ये 3 मेन चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन निर्णयों के लिए सर्वोच्च निकाय है जिसकी हर बैठक 2 साल में एक बार होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है हर 2 साल में एक बार, हर साल ये नहीं होता है। तो इट शुड बी रिमेंबर, हर 2 साल में एक बार ये होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, हर 2 साल में एक बार ये होता है। और जितने भी प्रमुख कार्य हैं WTO के, जैसे कि व्यापार समझौतों को प्रशासित करना, व्यापार प्रतिनिधियों के लिए फोरम की स्थापना करना, व्यापार विवादों को सुलझाना, व्यापार नीतियों की निगरानी करना, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना, ये सब क्या हैं, प्रमुख कार्य हैं। और इन सभी प्रमुख कार्यों को 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन, फिर सामान्य परिषद और फिर सचिवालय एवं महानिदेशक। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। तो ध्यान रखिएगा, सबसे शीर्ष इकाई है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। जितने भी पॉलिसी रिलेटेड, जितने भी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं और जो भी समझौते किए जाते हैं, वह सभी मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हर देश का एक एक प्रतिनिधि आता है, यानी कि 164 देश हैं तो 164 सदस्य देशों से 164 प्रतिनिधि यहां पर आपको कार्य करते हुए मिलेंगे। तो टोटल 164 प्रतिनिधि यहां आपको कार्य करते हुए मिल जाएंगे। हर 2 साल में एक बार इसकी बैठक होगी। तो ये बात हो गई किसकी, मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। फिर आती है सामान्य परिषद WTO की। तो जो भी नीतिगत निर्णय मंत्री स्तरीय सम्मेलन लेता है, उन निर्णय और समझौतों के क्रियान्वयन की देखरेख सामान्य परिषद करती है कि कोई भी निर्णय लिया उसे कैसे लागू किया जा रहा है, चीजें सही तरीके से लागू हो भी पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं, इन सभी को सामान्य परिषद देखता है। और इसमें भी सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे और इसके अंदर अन्य समितियों के लिए नियम और प्रक्रियाएं भी निर्धारित होंगी। तो खासकर कोई भी सेवा व्यापार परिषद, वस्तु व्यापार परिषद और व्यापार से जुड़े एवं बौद्धिक संपदाओं के लिए बौद्धिक अधिकार परिषद इसी सामान्य परिषद में बनाई गई है और अलग अलग मुद्दों पर यह कार्यान्वयन को देखती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखती रहती हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। अब हमारी जो ये सामान्य परिषद है, इसके अंदर अलग अलग चीजें, जैसे कि कोई भी व्यापार परिषद गुड्स काउंसिल, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सर्विसेज काउंसिल होती है। तो 3 प्रकार की परिषदें हैं सामान्य परिषद में।
बौद्धिक संपदा तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज जो आप अपने दिमाग से सोचकर क्रियात्मक रूप से करते हो, जैसे कि कल को मैं कोई किताब लिखूं सोच सोचकर, तो कॉपीराइट एक बौद्धिक संपदा है। ऐसे ही ट्रेडमार्क एक बौद्धिक संपदा है। तो ये जो बौद्धिक संपदाएं हैं, इन बौद्धिक संपदाओं से संबंधित सभी मुद्दों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल देखती है और विभिन्न प्रकार के व्यापार संबंधित जो ट्रेड पॉलिसियां हैं, विभिन्न व्यापार नीतियों का जो रिव्यू है, उसके लिए भी एक निकाय है जिसे बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो कोई भी मुद्दा हो किसी भी परिषद का, उसके संबंधित व्यापार नीतियों का रिव्यू करने के लिए यह निकाय है। कोई भी विवाद हो तो उसके लिए भी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जो कि सामान्य परिषद का ही अंग है, जो कि विभिन्न प्रकार के व्यापार संबंधित विवादों को हल कराती रहती है। तो इट शुड बी रिमेंबर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर विभिन्न प्रकार के विवादों को हल कराती रहती है ये। तो ये हमारी पूरी की पूरी जनरल काउंसिल है। बाकी इसमें और भी कई चीजें हैं, और भी कई कमेटी है, जैसे कि कृषि पर अलग कमेटियां होंगी, फिर आपके सर्विसेज के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज पर अलग कमेटियां होंगी, स्पेसिफिक कमेटियां होंगी, घरेलू कमेटियां होंगी, फॉरेन कमेटियां होंगी। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी कमेटियां अलग अलग परिषद में रहती है। तीसरा भाग है हमारे इस WTO की संरचना का महानिदेशक एवं सचिवालय। तो जो भी निर्णय का क्रियान्वयन हो रहा है, उसके सारे पेपर कागजात, इन सभी को रखने के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक सचिवालय भी है। और यह सचिवालय जो कि एक महानिदेशक की नियुक्ति मंत्री स्तरीय सम्मेलन के द्वारा करता है। तो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वह निर्धारित करती है कि अब कौन डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनेगा सचिवालय का, और इसी सचिवालय के अधिकार, कर्तव्य और सेवा शर्तों का निर्धारण भी मंत्री स्तरीय सम्मेलन करता है। जैसे कि अभी वर्तमान में WTO के महानिदेशक कौन हैं? वर्तमान में अफ्रीका की डॉक्टर नगोजी ओजोंको इवालिया हमारी कौन है? डायरेक्टर जनरल। अजीब सा नाम है पर ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नजोकी ओजोंको इवेलिया, नगोजी ओजोंको इवेलिया, ये हमारे WTO की अभी मेन डायरेक्टर जनरल है। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ये तो बात हो गई हमारी WTO की संरचना की। अब बच्चों थोड़ी सी नजर डालते हैं कि WTO किन किन समझौतों के आधार पर कार्य करता है। तो गाइस WTO मुख्य रूप से 4 समझौतों पर कार्य करता है। एक है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि खासकर वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम कायदे कानून को बनाता हुआ नजर आता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT वस्तुओं के व्यापार को करता हुआ नजर आता है। ऐसे ही GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि GATT जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं एक देश से दूसरे देश में कैसे पहुंचाई जाती हैं, किन नियमों से पहुंचाई जाएंगी, तो सेवा व्यापार संबंधित नियम GATS के अंतर्गत देखे जाते हैं। एवं तीसरा जो समझौता है वो है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जितने भी बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित नियम कायदे कानून हैं वह ट्रिप्स में देखे जाएंगे। तो ट्रिप्स देखता है बौद्धिक संपदा अधिकार,
बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित नियम कायदे कानूनों को ट्रिप्स के माध्यम से देखा जाता है। और चौथा है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जैसे कि एक देश के किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अन्य देश में अगर कोई निवेश किया जाए, चाहे वह एफडीआई के माध्यम से निवेश हो या फिर एफपीआई के माध्यम से निवेश हो, या फिर किसी देश की सरकार अन्य देश में निवेश करे यानी कि संप्रभु निवेश हो, तो उन सभी निवेश के जितने भी नियम कायदे कानून हैं, चाहे कोई देश बहुपक्षीय निवेश संधि करे या फिर द्विपक्षीय निवेश संधि करे, तो उन सभी के नियम कायदे कानून ट्रिम्स में देखे जाते हैं। यानी कि निवेश संबंधित नियम कायदे कानून जो हैं वह सभी ट्रिम्स में देखे जाएंगे। तो मुख्य रूप से यह 4 प्रकार के समझौते हैं। जीएटीटी वस्तुओं के लिए, जीएटीएस सेवा व्यापार के लिए, ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए और ट्रिम्स निवेश संबंधी अधिकार के लिए। ये सभी मिलकर विभिन्न नियम कायदे कानूनों को बनाते हैं। तो मुख्य रूप से डब्ल्यूटीओ इन 4 कानूनों पर कार्य करता है। ठीक है, अब एक एक कर इनके बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएटीटी की, जो कि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित कार्य करता है। वस्तु व्यापार, अब देखो वस्तुएं कई सारी हो सकती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुएं, औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुएं, या फिर आपके और भी कई वस्तु हो सकती है, विशेषतः कृषि क्षेत्र की वस्तु। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जीएटीटी के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र की वस्तुएं हैं वह काफी महत्वपूर्ण नजर आती है। इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है, एक समझौता है जो कि जीएटीटी का ही एक भाग है, वह है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल और एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग। तो मुख्य रूप से 3 एग्रीमेंट जीएटीटी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं कि वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल संबंधित समझौते, कृषि उद्योग यानी कि कृषि संबंधित समझौता और एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग क्या होता है? एक प्रकार की ड्यूटी या प्रशुल्क होता है कि जब भी कोई एक देश दूसरे देश में बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट्स को डालता है और उस देश के मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, तो उसे रोकने के लिए देश एक प्रकार का प्रशुल्क लगाता है, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहां देखी जाती हैं। तो जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि समझौता, जो कि हमें थोड़ा पढ़ना है। तो देखो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर मुख्य रूप से 3 मुद्दों की बात होती है। 3 मुद्दों की बात होती है यहां पर। पहला मुद्दा है निर्यात प्रतिस्पर्धा। कृषि समझौता जो कि जीएटीटी का भाग है, उसमें पहला मुद्दा है निर्यात प्रतिस्पर्धा। क्या होती है निर्यात प्रतिस्पर्धा? निर्यात प्रतिस्पर्धा में कृषि संबंधित वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित उन सभी अनुशासनात्मक कार्यों को रखा जाता है कि आप सब्सिडी से लेकर निर्यात संबंधित कोई भी कार्य करोगे वह अनुशासनात्मक होगा, कि जिससे कृत्रिम रूप से आयात निर्यात प्रतिस्पर्धी हो और कोई शोषणकारी ना हो। इसी तरीके से मार्केट एक्सेस के अंदर बाजार की पहुंच जो है, जो कि हमारे किसका बाजार की पहुंच आपके एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें केवल और केवल टैरिफ संबंधित नियम आते हैं कि बाजार की पहुंच में अगर आप टैरिफ ज्यादा लगा रहे हो तो यानी कि बाजार तक पहुंच कम कर रहे हो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया था चीन के विरुद्ध ट्रेड वॉर को स्टार्ट करके, व्यापार युद्ध को स्टार्ट करके। इसके दौरान क्या किया गया? व्यापार युद्ध के दौरान
कि जो व्यापार युद्ध के दौरान क्या किया गया कि जो यहां पर प्रशुल्क है उसे बढ़ा दिया गया और चीन से आने वाले एल्यूमिनियम के उत्पाद फिर महंगे हो गए, तो इससे बाजार की पहुंच को रोक दिया। तो वो चीज कोई और ना करे, बाजार तक सभी को समान रूप से पहुंच मिले, तो टैरिफ लगाने से पहले किन नियम कायदे कानूनों को माना जाएगा, देखा जाएगा, वह सभी बाजार की पहुंच वाले बिंदु में रखे जाते हैं, यानी कि टैरिफ, प्रशुल्क संबंधित नियम। और प्रशुल्क संबंधित नियम इसके अंदर आ गए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का, वो है हमारा घरेलू डोमेस्टिक सपोर्ट। क्या है? घरेलू सहायता या सपोर्ट कह सकते हो आप। अब देखिए, हर किसी देश की अलग अलग स्थिति है। जैसे कि इंडिया, जिसने 1950 के बाद, इवन 1956 के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे औद्योगिकीकरण स्टार्ट किया, जबकि अमेरिका और यूरोप का औद्योगिकीकरण 17वीं शताब्दी में ही हो गया था। तो इसीलिए अमेरिका और यूरोप बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर व्यापार संबंधित नियम अमेरिका और इंडिया के लिए या यूरोप या इंडिया के लिए समान लगे, तो ये हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि हमें उतना समय नहीं मिला, उतने संसाधन नहीं मिले, उतनी तकनीकें नहीं मिली कि हम यूरोप और अमेरिका को प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसीलिए घरेलू बाजारों को उठने के लिए कुछ सहायता या सपोर्ट की आवश्यकता है, जो कि हमें देनी चाहिए। इसीलिए GATT के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर डोमेस्टिक सपोर्ट का पहलू रखा गया है। इस डोमेस्टिक सपोर्ट के अंदर सब्सिडियों का प्रावधान है कि यहां पर 3 प्रकार की सब्सिडी और एक अनुच्छेद दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम हमारे घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सहायता कर सकते हैं। जैसे कि 3 प्रकार की सब्सिडी को कुछ बक्सों से यहां प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि ग्रीन बॉक्स यानी कि हरा बक्सा, फिर है ब्लू बॉक्स यानी कि नीला बक्सा, और तीसरा है अंबर बॉक्स। और एक अनुच्छेद है जो कि है अनुच्छेद 6.2। तो ये 4 चीजें घरेलू सहायता में दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हरे बक्से की, ग्रीन बॉक्स की। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन बॉक्स मतलब हरी झंडी, कि इस क्षेत्र में, इस बक्से में जितने भी कृषि उत्पाद आएंगे, उन सभी पर आप अनियंत्रित रूप से सब्सिडी दे सकते हो, कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, आप अनियंत्रित रूप से सब्सिडी यहां दे सकते हो, कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड सब्सिडी का प्रोविजन यहां उपलब्ध है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो। फिर आती है ब्लू बॉक्स यानी कि नीला बक्सा, जिसमें काफी ब्रॉड रेंज में सब्सिडी दी जाती है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी होनी चाहिए, यानी कि आप सब्सिडी भी कितनी भी दो, सब्सिडी पर कोई अभी तक प्रतिबंध नहीं है, बट सब्सिडी जिन चीजों पर दे रहे हो उनका प्रोडक्शन लिमिट होना चाहिए। यानी कि आप सब्सिडी कितनी भी देना चाहते हो दो, पर उनका उत्पादन सीमित होना चाहिए, यानी कि सीमित उत्पादन वाली सब्सिडी। जैसे कि अगर मुझे 100 वस्तुएं बनाने की परमिशन मिली, तो 100 वस्तुओं में मैं कितनी भी सब्सिडी दे सकता हूं। यह नहीं कि मैं 500 वस्तुएं बना लूं और फिर सब्सिडी दूं ना। प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी,
तो एक तरीके से जो नीला बक्सा बनाया गया वह ट्रेड डिस्टॉर्शन यानी कि व्यापार में जो विकृतियां आती हैं, तो उन व्यापार की विकृतियों को संतुलित करने के लिए या फिर उन व्यापार की विकृतियों को बैलेंस करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए ब्लू बॉक्स को बनाया गया है। फिर तीसरा आता है हमारा अंबर बॉक्स। इसमें वो वस्तुएं हैं जो कि ट्रेड डिस्टॉर्ट करेंगी, तो वो वस्तुएं जिनके द्वारा व्यापार विरूपित हो रहा है, खराब हो रहा है, तो व्यापार विरूपण वाली वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर सब्सिडी को कम करना होगा, सब्सिडी को एक मिनिमम लेवल तक ले जाना होगा, जिसे बोलते हैं डी मिनिमस लेवल, कि आपने अगर इन चीजों पर सब्सिडी ज्यादा कर दी है तो यह उल्लंघन है डब्ल्यूटीओ के नियमों का, और इसीलिए व्यापार विरूपित हो रहा है, तो उसे कम कर कर आप डी मिनिमस लेवल तक यानी कि एक न्यूनतम स्तर तक लेकर आए। तो ऐसी चीजें अंबर बॉक्स में, जैसे कि सोलर सेल्स, जो सौर ऊर्जा वाले सेल बनते हैं, वह अंबर बॉक्स के अंतर्गत आते हैं और उनसे ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है। इसीलिए अमेरिका भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में अपील कर चुका है कि भारत जो है वह सोलर सेल्स पर यानी कि अंबर बॉक्स में आने वाली चीजों पर ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं, और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये जो अंबर बॉक्स का डी मिनिमस लेवल है, यह विकासशील देशों के लिए और विकसित देशों के लिए अलग अलग है। ध्यान रखना, ये डी मिनिमस लेवल 5% है विकसित देशों के लिए या उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए। यानी कि विकसित देश अगर अंबर बॉक्स में आने वाली वस्तुओं पर सब्सिडी देना चाहते हैं तो उनके मूल्य के 5% तक दे सकते हैं। यानी कि 100 रुपए की कोई चीज बनाई जा रही है, कोई भी कृषि उत्पाद 100 रुपए का है और अमेरिका बना रहा है जो कि विकसित देश है, तो वह 5 रुपए की सब्सिडी दे सकता है, 5 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी नहीं दे सकता। यह है विकसित देशों के लिए। यही विकासशील देशों के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 10% का। तो 10% का क्राइटेरिया है विकासशील देशों के लिए। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, तो वह कोई भी कृषि उत्पाद अगर बनाता है तो उस पर 10% तक सब्सिडी दे सकता है। जैसे कि भारत 100 रुपए की कोई कृषि उत्पाद बना रहा है तो उस पर 10 रुपए तक की सब्सिडी दे सकता है, अकॉर्डिंग टू डी मिनिमस लेवल ऑफ डब्ल्यूटीओ। पर यहीं पर अमेरिका को परेशानी है। क्या परेशानी है भाई अमेरिका को? अमेरिका को एक परेशानी है कि अमेरिका कहता है कि डब्ल्यूटीओ की परिभाषा के अनुसार भारत अब विकासशील देश नहीं है, भारत अब विकसित हो चुका है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ की परिभाषा कहती है कि एक ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति आय $10,000 से ज्यादा हो जाती है, जहां पर कैपिटा इनकम क्या हो जाती है, $10,000 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाता है। तो आज भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $12,000 है। इस वजह से डब्ल्यूटीओ की परिभाषा अनुसार भारत को विकसित देश होना चाहिए, और अगर भारत को विकसित देश घोषित किया जाता है तो भारत जो सब्सिडी देता है अंबर बॉक्स की वस्तुओं पर, उसे 5% तक ही रखना होगा, 10% हम नहीं कर सकते हैं। पर भारत ने इसी मुद्दे पर एक बात कही
कि भैया तुमने ये तो देख लिया कि प्रति व्यक्ति आय भारत की ज्यादा है, पर एक बात बताओ मुझे, भारत में असमानता कितनी ज्यादा है? भारत में असमानता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि भारत के 15% से भी कम लोगों के पास भारत का 85% से भी ज्यादा पैसा है। आपने एक वक्र का नाम जरूर सुना होगा, जिसका नाम है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या के बीच में खींचा जाता है, और इसके अंदर एक गुणांक आता है जिसे कैरिडो गिनी ने निकाला था, गिनी गुणांक। और गिनी गुणांक की अब जो वैल्यू है भारत की, वह 1 की तरफ जाती रही है, क्योंकि 0 से 1 होती है गिनी गुणांक की वैल्यू, और पहले यह वैल्यू थी 0.64, अब यह 0.7 0.8 तक पहुंच गई है, जो कि बता रहा है कि भारत में दिन प्रतिदिन आर्थिक असमानता बढ़ रही है। और अगर भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है कि भारत WTO की परिभाषा के अनुसार तो विकसित हो सकता है, बट हकीकत में आज भी कई गरीब लोगों को सब्सिडी की आवश्यकता है। तो इस दृष्टिकोण से भारत को विकासशील ही माना जाना चाहिए, और भारत जो है विकासशील देश ही है, क्योंकि अभी सभी वर्ग आगे नहीं बढ़ा है। इसीलिए हमने WTO की बात नहीं मानी। कोरोना से जस्ट पहले WTO ने हमें धमकी भी दी कि भैया 120 दिन है तुम्हारे पास, ये चीज मान लो, नहीं मानोगे तो गलत होगा। तो भारत ने कहा कि देखो, याद करो तुमने एक बैठक की थी जिसे बोलते दोहा राउंड। दोहा राउंड में आपने एक चीज कही थी कि भारत जैसे विकासशील देशों के साथ में स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म होगी, यानी कि विशेष बचाव के उपाय होंगे, और एक डिफरेंशियल मैकेनिज्म अपनाई जाएगी, क्योंकि हमारा औद्योगिकीकरण बहुत लेट हुआ है, तो आप उसे एक विशेष मुद्दा मानोगे। तो इस हिसाब से तो चीजें भैया लेट होनी चाहिए, हमें सहायता मिलनी चाहिए। तो पहले WTO वाले सुन लो, अमेरिका कान खोल के सुन ले कि पहले दोहा राउंड के जो समझौते हुए थे, उस दोहा राउंड के समझौतों के अपनाओ। स्पेशल एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स को तब देखो जब तुम स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को अपना लोगे, दोहा राउंड को अपना लोगे, तब हम तुम्हारी बात मान लेंगे, अभी हम नहीं मानेंगे। तो ये बात WTO ने के कहने पर भारत ने कह दी। अब देखो, वक्त है अमेरिका और भारत का। तो अमेरिका को पता भैया, अमेरिका तो मौका परस्त आदमी है, तो अमेरिका ने देखा कि अब ये मुझे जरूरत है भारत की, WTO की तरफ मैं ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करूंगा भारत के लिए, क्योंकि भारत नाराज हो गया तो फिर चीन को काउंटर कौन करेगा? क्योंकि अभी चीन और रूस को काउंटर करना बड़ा मुद्दा है, व्यापार के मुद्दे बाद में देख लेंगे अपन। तो इसीलिए अमेरिका ने इस मुद्दे को, फिर शांत हो गया, अमेरिका ने कुछ नहीं बोला फिर बाद में इस मुद्दे पर, और अभी तक भी भारत अपनी चीजों पर अड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत नाराज हो गया तो फिर भैया चीन को काउंटर करना मुश्किल है। चीन को काउंटर करना है तो भारत को साथ रखना पड़ेगा। तो ये मुद्दा रहा हमारे सब्सिडी का, डी मिनिमस लेवल का। ठीक है गाइस, एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, हमने तीनों बॉक्स की सब्सिडी तो देख ही ली, डी मिनिमस लेवल भी देख लिया, पर एक चीज और देखनी है यहां आपको, जो कि है अनुच्छेद 6.2, यानी कि आर्टिकल 6.2। यह भी एक प्रकार का बॉक्स है जो कि केवल और केवल विकासशील देशों के लिए है। यह सतत एवं विकासशील चीजों की बात करता है। सतत एवं विकासात्मक बॉक्स भी से बोला जाता है SNDT बॉक्स, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट। तो केवल और केवल विकासशील देशों के लिए है अनुच्छेद 6.2। इसमें कहा गया है कि अगर विभिन्न प्रकार की फसलों का विविधीकरण करना है, कुछ ऐसी फसल उगानी है जो कि अनुसंधान से संबंधित है, जो कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो कि सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाएगी, तो उसके लिए भी सब्सिडी दी जा सकती है। यानी कि कृषि संबंधित अगर आप कोई भी अनुदान, कोई भी ग्रांट, कोई भी विशेष चीज करना चाहते हो,
जो कि कृषि के फसलों के विविधीकरण को बढ़ा रही हो, तो उसे आप कर सकते हो। यानी कि कोई रिसर्च कर रहे हो तो फिर आप सब्सिडी के थ्रू रिसर्च वगैरह कर सकते हो, जिससे लगातार चीजें होती रहें। तो यह सिर्फ विकासशील देशों के लिए है, आर्टिकल 6.2। तो इस तरीके से GATT का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर समाप्त होता है, जिसमें कई बार प्रश्न बने हैं। एक तो सब्सिडी के बॉक्स पर, अंबर बॉक्स पर, ध्यान रखना रेड बॉक्स नहीं है, केवल अंबर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स है। अब कल हम बात करेंगे, कल की कक्षा में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज GATS। फिर बात होगी आपसे ट्रिप्स की। तो कल ट्रिप्स, GATS और ट्रिम्स तीनों को ही हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो कल ये समझौते पूरे होंगे। फिर बात करेंगे मुख्य परीक्षा की कि कैसे WTO में क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। इस क्लास की जो PDF है वह आप संतोष शर्मा UPSC अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। इसे आप @unacademy SK शर्मा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। एंड ध्यान रखिएगा, 10 नवंबर से नया कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर UPSC प्रीलिम्स स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप SS लाइव रेफरल कोड से ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।